अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। सोहनलाल किशनपुर गांव का एक मेहनती किसान था। उसके खेतों में हर फसल लहलहाती थी क्योंकि वह दिन रात एक करके काम करता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त महेश अक्सर उसे टोकता। अरे सोहन, थोड़ा आराम भी कर ले। सुबह से देख रहा हूँ तू काम ही कर रहा है। सोहनलाल अपनी कमर सीधी करते हुए मुस्कुराता और जवाब देता। वो क्या है ना महेश, जल्दी ही बारिश का मौसम आने वाला है, बस उसी की तैयारी कर रहा हूँ। अगर समय से तैयारी कर लूंगा तो बारिश का मौसम अच्छे से निकल जाएगा। महेश उसकी मेहनत को जानता था, लेकिन उसे सोहनलाल की सेहत की भी फिक्र थी। हाँ, यह बात तो ठीक है सोहन, पर तुझे अपने शरीर को थोड़ा आराम भी तो देना चाहिए ना। तू सुबह जल्दी खेतों पर आ जाता है और शाम को देर से जाता है। सोहनलाल एक गहरी सांस लेता। तू बोल तो सही रहा है, लेकिन मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं आराम करूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। सोहनलाल अभी यह बात बोल ही रहा था कि अचानक उसके सीने में बहुत तेज दर्द उठा। भाई, क्या हो गया सोहन तुझे? सोहन दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। महेश घबराकर उसे सहारा देता। अरे ये सोहन को क्या हो गया? फिर महेश बिना एक पल गवाए सोहन को उठाकर तुरंत अस्पताल की ओर भागा। अस्पताल में डॉक्टर ने सोहन की जांच की। जी, दरअसल आपके दोस्त को हार्ट अटैक आया था, लेकिन अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। महेश ने राहत की सांस ली। क्या मैं अपने दोस्त को लेकर घर जा सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा। हाँ, आप इन्हें लेकर जा तो सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। कौन सी बात? डॉक्टर साहब, यह ज्यादा काम ना करें और ज्यादा से ज्यादा आराम करें। ज्यादा काम करना इनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। महेश ने सिर हिलाया। ठीक है डॉक्टर साहब। महेश सोहन को घर लेकर गया। सोहन की पत्नी राधा उन्हें देखकर चौंक गई। अरे क्या हो गया इन्हें भैया? महेश ने धैर्य से समझाया। भाभी, डॉक्टर ने बताया कि सोहन को हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक का नाम सुनते ही राधा के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन महेश ने उसे दिलासा दिया। घबराने की कोई बात नहीं, अब सोहन ठीक है। बस डॉक्टर ने इसे आराम करने को कहा है, इसलिए ध्यान रखना कि ये ज्यादा काम ना करें। महेश इतना कहकर चला गया। सोहन ने राधा से कहा, तुम ज्यादा परेशान मत हो सावित्री। ये महेश तो बस ऐसे ही बोल रहा था। लेकिन राधा जानती थी कि महेश सही कह रहा था। मुझे पता है जी कि महेश भैया सही बोल रहे थे। वैसे भी अब आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। सोहन ने उदासी से कहा। पगली, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो कमाऊंगा क्या? और कमाऊंगा नहीं तो हम खाएंगे क्या? राधा ने हिम्मत से जवाब दिया। कोई बात नहीं, कुछ दिन थोड़ा कम खाएंगे तो क्या हम मर जाएंगे? लेकिन उस जमींदार सेठ हरिनारायण का क्या? उसका कर्ज तो चुकाना होगा ना। सोहन ने एक पोटली दिखाते हुए कहा। राधा, इस पोटली के अंदर मेरी आखिरी उम्मीद है। इसके अंदर बीज है और मेरी यही आखिरी जमा पूंजी बची है। अगर भगवान ने चाहा तो इन बीजों से होने वाली फसल के बाद हम उस जमींदार के कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। राधा ने उसकी मेहनत को देखते हुए कहा। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, देखना भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन सोहनलाल अपने खेतों की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि सेठ हरिनारायण के आदमी एक गांव वाले सुनील की बड़ी बेरहमी से पिटाई कर रहे थे। सोहन ने बीच बचाव किया। अरे रुक जाओ तुम लोग, इसे क्यों मार रहे हो? सेठ हरिनारायण ने घमंड से कहा। इसने मुझसे ब्याज पर पैसे उधार लिए थे और अब ये मेरा ब्याज देने से मना कर रहा है। सुनील ने रोते हुए कहा।
नहीं भाई, मैंने जमींदार जी के पैसे लौटा दिए हैं। जमींदार जी झूठ बोल रहे हैं। सेठ हरिनारायण आग बबूला हो गया। 2 कौड़ी के मजदूर, तेरी ये औकात कि तू मुझे झूठा कहे। अरे पहलवानों, देखते क्या हो, जान से मार दो इसे। सोहनलाल ने बीच में आकर कहा। रुक जाओ भाई, कोई नहीं मारेगा इसे। सेठ ने सोहन को धमकाया। देख सोहन, तू बीच में मत आ, नहीं तो इसके साथ साथ तू भी मारा जाएगा। तभी वहां से गांव के सरपंच फूलचंद गुजर रहे थे। भवानी दास, यहाँ पर क्या हो रहा है और सुनील की यह हालत किसने की? सरपंच को देखकर सेठ हरिनारायण डर गया। सोहनलाल ने सरपंच को सारी बात बताई। सरपंच ने गुस्से में सेठ से कहा। लगता है तू सुधरेगा नहीं। मैंने तुझे पहले भी कई बार चेतावनी दी है। लगता है तुझे इस बार गांव से बाहर निकालना ही पड़ेगा। सेठ हरिनारायण गिड़गिड़ाने लगा। अब मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। सरपंच ने उसे आखिरी मौका देते हुए चेतावनी दी। भवानी दास, यह तेरे लिए आखिरी मौका था। अगर अगली बार तूने ऐसा कुछ किया तो तुझे गांव के बाहर नहीं, सीधे हवालात भेज दिया जाएगा। सरपंच के जाते ही सेठ हरिनारायण के मन में प्रतिशोध की आग भड़क उठी। सोहन, आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू। अगर मैंने भी तुझसे इसका बदला नहीं लिया तो मेरा भी नाम भवानी दास नहीं। इतना सोचकर वह गुस्से से वहां से चला गया। सोहनलाल अपने खेत पर पहुंचा। तभी वहां महेश आ गया। अरे, मुझे पता था सोहन तू नहीं मानेगा, इसीलिए मैं तुझे देखने चला आया। चल, अब हट जा, मैं कर लूंगा। सोहन ने उसे धन्यवाद दिया। लेकिन तेरा भी तो खेत है, उसमें कौन काम करेगा? महेश ने उसे डांटते हुए कहा। अरे, तू मेरे खेतों को छोड़ और जल्दी हट जा, नहीं तो दूंगा एक रख के। सोहन हंसते हुए बोला। हाँ हाँ, ठीक है भाई, हटता हूँ। फिर सोहन एक पेड़ के नीचे लेट गया और महेश उसके खेतों में काम करने लगा। यह एक नियम बन गया था। महेश सोहन के खेतों में काम करता और सोहन आराम करता। एक दिन जब सोहन खेत पर गया तो महेश नहीं आया। सोहन को चिंता हुई। ये महेश अभी तक आया क्यों नहीं? रोज तो अब तक आ जाता है। वह महेश के खेतों की ओर गया। वहां महेश नहीं मिला, लेकिन एक व्यक्ति ने बताया। अरे भाई, वो बेचारा टूटे पैर से कैसे आएगा खेत में? सोहन चौंक गया। क्या उसका पैर टूट गया है? कैसे? कल रात किसी आवारा सांड ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और उसका पैर तोड़ दिया। सोहनलाल को बहुत दुख हुआ और वह भागता हुआ महेश के घर पहुंचा। अरे महेश, अब कैसा है तेरे पैर? महेश ने जवाब दिया। मेरा पैर तो ठीक है भाई, तू ज्यादा फिक्र मत कर। सोहन ने गुस्से से कहा। क्यों ना करूं फिक्र? मेरा एक ही तो दोस्त है और तूने मुझे खबर क्यों नहीं की? महेश ने कहा। मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था। सोहन ने कहा। अरे, इसमें परेशानी कैसी? एक दोस्त दूसरे दोस्त की सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा? महेश उदास होकर बोला। मुझे माफ करना सोहन, डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि मेरे पैरों को ठीक होने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। सोहन ने उसे दिलासा दिया। अरे नहीं महेश, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरी परेशानी समझता हूँ। महेश ने सोहन से कहा। चल अब तू जाकर अपने खेतों में काम कर ले, जल्दी ही बारिश का मौसम आने वाला है। इस बार भगवान ने चाहा तो देखना पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल तेरी ही होगी। सोहन ने कहा। और तुझे इस हाल में छोड़कर कैसे जाऊं रे? तू मेरी फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ। सोहन ने मन मारकर कहा। ठीक है महेश, जैसी तेरी मर्जी। लेकिन तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। सोहनलाल अपने खेतों पर वापस आ गया और काम करने लगा। रात को घर लौटकर उसने राधा से कहा। आज कई दिनों के बाद मैंने खेत में काम किया ना,
बस इसीलिए मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। राधा ने चिंतित होकर पूछा। क्यों? आज महेश भैया नहीं आए आपकी सहायता करने? नहीं, आज वो नहीं आया। फिर सोहनलाल ने उसे महेश के साथ हुई सारी घटना बताई। यह तो बहुत बुरा हुआ महेश भैया के साथ। और आपको भी तो डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। सोहन ने उसे शांत करते हुए कहा। तुम मेरी फिक्र मत करो। अब खेतों में ज्यादा काम नहीं बचा है। अब तो बस बीज डालने हैं और बारिश का इंतजार करना है। लेकिन दिन बीतते गए और बारिश नहीं हुई। सोहनलाल निराश हो गया। राधा, लगता है इस साल शायद बारिश नहीं होगी। राधा ने भी सहमति दी। जी, मुझे भी यही लग रहा है। सोहन ने उदासी से कहा। अब तो एक ही रास्ता बचा है। मुझे उस सेठ हरिनारायण के कुएं से पानी लेना होगा। राधा ने पूछा। आपको लगता है कि वो लालची जमींदार आपको पानी देगा? यह तो मैं नहीं कह सकता। यह तो उसके पास ही जाकर पता चलेगा। सोहनलाल हिम्मत करके सेठ हरिनारायण के पास गया। नमस्ते जमींदार जी। सेठ ने जैसे ही सोहन को देखा, उसका खून खौल उठा। नमस्ते, नमस्ते। क्या लेने आया रे तू यहाँ? सोहन ने हाथ जोड़कर कहा। जमींदार जी, दरअसल इस साल हमारे गांव में बारिश नहीं हुई है। अगर आप मुझे अपने कुएं से पानी लेने की अनुमति दें, तो आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा। सेठ हरिनारायण के लिए यह बदले का सुनहरा मौका था। नहीं, मैं तुझे अपने कुएं से पानी नहीं भरने दूंगा। चल भाग यहाँ से। सोहनलाल गिड़गिड़ाने लगा। नहीं जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए। अगर आप मुझे पानी दे देंगे तो इस बार की फसल से मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। सेठ ने उसे धमकाया। मैंने एक बार मना कर दिया तो कर दिया, समझा? तू यहाँ से जाता है या अभी अपने पहलवानों से तेरे हाथ पैर तुड़वाऊं? घर आकर सोहन ने राधा को बताया कि सेठ ने पानी देने से मना कर दिया है। अब तो एक ही रास्ता बचा है। मुझे दूर नदी से बाल्टियों से पानी लाना होगा। राधा ने चिंता जताई। लेकिन बाल्टियों से तो कुछ भी नहीं होगा इतने बड़े खेत का। सोहन ने कहा। अब मेरे पास यही आखिरी रास्ता बचा है, क्योंकि इस बार की फसल मेरी आखिरी उम्मीद है। सोहनलाल रोज सुबह नदी पर जाता, बाल्टियों में पानी भरकर लाता और अपने खेतों में डाल देता। यह काम उसके लिए बहुत तकलीफदेह था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। एक दिन काम करते करते उसके सीने में फिर से बहुत तेज दर्द होने लगा और वह कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कुछ दिनों बाद जब सोहनलाल की फसल तैयार हो गई, तो महेश उसके पास गया। अरे सोहन, और बता कैसे आना हुआ? सोहन की आंखें नम थी। महेश, क्या तू मेरी एक आखिरी मदद करेगा? हाँ हाँ सोहन, जरूर बता क्या बात है। कुछ ही दिनों में मेरी फसल तैयार होने वाली है। क्या तू मेरी फसल काटकर उसे जमींदार को बेच देगा? हाँ हाँ सोहन, बिल्कुल। वैसे तो कहीं जा रहा है क्या? लेकिन सोहन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। महेश को सोहनलाल का बर्ताव थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद महेश सोहन की फसल काटता है और उसे सेठ हरिनारायण को बेच देता है। जो पैसे बचते हैं, उन्हें लौटाने के लिए वह सोहन के घर जाता है। सोहन, अरे ओ सोहन। अंदर से राधा बाहर आती है। नमस्ते भाभी, सोहन घर पर है क्या? आइए भैया, अंदर आ जाइए। महेश अंदर जाता है और चौंक जाता है। सोहनलाल की तस्वीर पर एक हार चढ़ा होता है। भाभी, ये कब हुआ? राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया, 10 दिन पहले दिल का दौरा पड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। महेश को एक बड़ा झटका लगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो एक हफ्ते पहले ही तो मेरे पास आया था और उसने मुझसे कहा था कि मैं उसके खेतों की फसल काटकर उसे बेच दूं।
राधा ने रोते हुए उसे सारी बात बताई कि कैसे सोहन ने सेठ हरिनारायण के कुएं से पानी न मिलने पर दूर नदी से पानी लाया और कैसे ज्यादा मेहनत के कारण उसे दिल का दौरा पड़ा। महेश गुस्से से भर उठा। जमींदार, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वह सीधा गांव के सरपंच के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। सरपंच ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सब मिलकर सेठ हरिनारायण के घर गए। भवानी दास, आज तुझे हम गांव वालों से कोई नहीं बचा सकता। सरपंच के आदेश पर गांव वाले सेठ की पिटाई करने लगे। तभी वहां पुलिस आ गई और सेठ भवानी दास को पकड़कर अपने साथ ले गई। सरपंच ने महेश की पीठ थपथपाई। महेश, मुझे गर्व है तुम्हारे जैसे सच्चे दोस्त पर। आज तुम्हारे ही कारण सोहन को इंसाफ मिल पाया। सोहनलाल की दोस्ती और महेश की वफादारी की कहानी उस गांव में हमेशा के लिए अमर हो गई।